नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो देखें, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ ही रहे थे उस्ताद जी। उसी की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है जी एनालिटिक फंक्शन। आज की देखें जितनी भी गुफ्तगू रहेगी अपनी सारी की सारी किस पे रहेगी? एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। तो इससे पहले कि हम लोग आज का देखें कार्यक्रम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और देखें आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ ऑप्शनल के साथ, या सर आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सर। यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लाते रहते हैं आए दिन। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखें जी, हमारे पास हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सर कैसे चेक करेंगे? हमने ऐसा तो सीखा ही था ना। तो आज का जो है सर, हम देखेंगे कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है और इससे जुड़ी हुई क्या हमारे पास कोई थ्योरम है, कुछ इक्वेशंस है जिनको हम कॉची रीमन इक्वेशंस बोलते हैं, और उनका यूज किस तरीके से करना है एग्जाम के अंदर, वो सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, उसको हम लोग कब एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। तो आओ मेरे साथ छापना जो है वो स्टार्ट करिएगा भैया, क्योंकि नोट्स प्रॉपर रहेंगे तो मामला बिल्कुल सेट रहेगा, है कि नहीं है। और देखें सर, अगर आपको नोट्स पीडीएफ की शक्ल में चाहिए तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सर आप लोगों की तरह ही लाखों बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ ऑप्शनल के साथ, तो आपको वहाँ से भी बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो फिलहाल इसको हम लोग छाप लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें जो है वो करूँगा इससे रिलेटेड। तो देखें जी, क्या कहता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अच्छा पहले क्या कह रहे हो, छाप लो? चलो जी पहले छाप लो, फिर कर लेंगे बातें जो है ना। पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सर क्या है, डेफिनेशन अगर रहेगी ना हमारे पास तो फिर तनाव नहीं होता है, मतलब नोट्स प्रॉपर रहेंगे तो ठीक रहता है। सेट टू बी एनालिटिक, सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट, एट पॉइंट जेड नॉट। बाकी आप कमेंट करके बताएं सर आपको जो है वो किस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, तो जिस भी हिसाब से आप कमेंट करेंगे फिर हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली वीडियोस लाई जाएं। देन इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल। और बाकी देखें, अगर आप मूड बना रहे हैं सर जी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी 2023 मैथ्स ऑप्शनल का। चलो जी, प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हम लोग डेफिनेशन पे ध्यान देंगे और उसके बाद इसको समझने का कोशिश भी करेंगे, है कि नहीं उस्ताद जी? आप बताएं मेरे को ज़रा। तो ये चीज़ आप लोग बचपन में नहीं पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये अभी नई चीज़ है। नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। सो देखें उस्ताद जी, जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या कहती है, समझने की कोशिश करते हैं। कहती है जी, मान ले सर, आप मानने में क्या ही जा रहा है कि जो हमारा एफ जेड है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और वो डिफाइंड है सर जी डोमेन डी में, ठीक है। डोमेन डी में जो है वो डिफाइंड अपने को दिया हुआ है फंक्शन। कहता है एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नेट ऑफ डी। आपने कोई सर पॉइंट उठाया जेड नॉट, और सौभाग्य से वो पॉइंट जो है वो भैया इसके डोमेन का ही होना चाहिए। भाई जहाँ डोमेन फंक्शन ही नहीं है वह डिफरेंशिएबिलिटी की बात कहाँ से आएगी? आप सोचे जरा, आएगी क्या बात? नहीं आएगी ना। तो कहता है हमने एक पॉइंट उठाया जेड नॉट जो कि सर इसके डोमेन से ही था। कहाँ से था बोलो ना? डोमेन से। इफ इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो क्या कहता है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक भैया जब होगा जब हम डंके की चोट पे ये बात कह सके कि हमारा फंक्शन भैया सिर्फ जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है, ये सेंस है मेरा कहने का, समझ रहे हो ना।
तो वो क्या कह रहा है कि आप एनालिटिक तब कहेंगे जब आप ये बोल सकें कि गांव वालों देखो हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ z नॉट पर डिफरेंशिएबल नहीं बल्कि z नॉट के आजू बाजू में भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन z नॉट और उसके आजू बाजू का जो नेबरहुड है उस पूरे के पूरे नेबरहुड में क्या होना चाहिए अपना फंक्शन, बोलो ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वेरी गुड। तो अगर उस्ताद जी ऐसा है, फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल आ ही रहा है, तो आप कहेंगे दैट आवर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक। बात आई सर समझ में? अब मसला ये है कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे कहता है कि अरे भैया जरा इसको चेक करना तो ओरिजिन पे क्या ये एनालिटिक है। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये चेक करना है, अगर ऐसा बोलेगा कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और उस्ताद जी मान ले डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। वेरी गुड। अब इससे जुड़ी हुई सर कुछ बातें हैं, तो बातें जो हैं लिख लेते हैं, लिखी रहेंगी तो सर क्या है अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सर एक प्यारा सा नाम दिया है एनालिटिक फंक्शन को, कहा भैया अ फंक्शन which is analytic is also called a holomorphic फंक्शन। सर एनालिटिक फंक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, बोलो ना, होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो एनालिटिक तो कहेंगे, साथ में उसका प्यारा सा नाम भी है एक, जैसे हम लोगों का नहीं होता है, क्या होता है ना सर जी, एक निक नेम होता है, घर वाला नाम। ऐसे एनालिटिक का जो घर का नाम है वो क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन। और जो उसका ऑफिशियल नेम है, स्कूल वाला नाम, विच इज एनालिटिक। बात आ गई समझ? अब इसी से जुड़ी ना हमारे पास एक थ्योरम है सर। थ्योरम जो है वो हमारा काम थोड़ा सा ना आसान कर देती है, मतलब वो एक तरीके से काम करती है नेगेटिव टेस्ट की तरह। कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग थ्योरम लिख लेते हैं सर। नेसेसरी कंडीशन है अपने पास ये। अब नेसेसरी आप समझ ही रहे होगे, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आप देखें सर चुटकियों में समझ जाएंगे। बाकी मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये डेफिनेशन कुछ कुछ क्लियर हुई। द कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक कहता है जी ऐसी क्या कंडीशन है नेसेसरी वाली ताकि हमारा fz क्या हो जाए, एनालिटिक हो ही जाए। मैं तो कह ही रहा हूँ। तो देखें जी कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ और देखेंगे कि उन कंडीशंस को कुछ नाम भी गिवन है, तो वो क्या नाम है। तो लिखिएगा सर, थोड़ा सा थ्योरी है। इफ fz इज इक्वल्स टू u, एक फंक्शन है रियल पार्ट x, y का, सर v अपना इमेजिनरी पार्ट है, and again v is also a function of x and y, is differentiable at any point z is equals to x plus iota y, the partial derivative। तो सर यहाँ पे आपको थोड़ा सा दो वेरिएबल का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना वो निकालना आना चाहिए, तो मामला सेट हो जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, vx, uy, vy। अब u और v थोड़ा सर तमीज़ से बनाइएगा, वरना वो कब u v बन जाता है और कब v u बन जाता है वो सर मुझे भी नहीं समझ आता, और क्या आपको भी नहीं आता, आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। एंड satisfy the equations
और सर इक्वेशंस जो हैं अपने पास वो ये हैं दैट ux मस्ट बी इक्वल्स टू v ऑफ y एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। अब आप सर देखें यहाँ पे जो है क्या बात कही उसने ये कहा कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। सफिशिएंट का मतलब पता है यहाँ पे क्या, अच्छा नेसेसरी, सफिशिएंट नहीं उस्ताद जी, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो उसके बाद उस फंक्शन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा। सर जी दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो ये जब काम आती है व्हेन फंक्शन इज एनालिटिक देन वी कैन से दैट दिस कंडीशन जो है वो फंक्शन के द्वारा होल्ड होगी। ठीक, तो उसने कहा अपने पास फंक्शन था ये प्यारा प्यारा सा और वो डिफरेंशिएबल था किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे सर हमने 4 पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए, जिसमें से एक था डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, then derivative of v with respect to x, then derivative of u with respect to y and derivative of v again with respect to y। और हमने ये देखा सर जो इनके पार्शियल डेरिवेटिव हैं क्या वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन कंडीशंस को होल्ड करवा रहे हैं। क्या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y के, और क्या सर आप देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो लास्ट में आप दो इक्वेशन देख रहे हो ना सर, इनको प्यार से बुलाते हैं कॉची रीमन इक्वेशन। क्या बुलाते हैं? कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं वैसे तो, बट लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? कॉची रीमन इक्वेशन। बात समझ रहे हैं सर जी आप? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इन इक्वेशंस का क्या फायदा है? देखो इन इक्वेशन का ये फायदा है क्योंकि हमने कहा ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी का मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक रहा होगा तो वो इन कंडीशंस को होल्ड करेगा, ऐसा ही तो मामला है। अब मान लो सर जी मैं सीधा ना इन कंडीशंस को चेक करूं और मेरा जो फंक्शन है वो इन कंडीशंस को फेल कर जाए। अगर फंक्शन इन कंडीशंस को फेल कर गया तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन थी, अगर फंक्शन अपना एनालिटिक रहा होता तो इनका होना तो निश्चित था, लेकिन ये तो हुआ नहीं, सेटिस्फाई हुई नहीं। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग? तो क्या ये कंक्लूड कर दें कि यहाँ पे फिर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं रहा होगा। हमारे साथ भैया मजाक हो गया है ना, एनालिटिक नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से CR इक्वेशंस को हम यूज करेंगे एज अ नेगेटिव टेस्ट। अच्छा अब मन में ये सवाल आएगा कि क्या अगर CR इक्वेशन होल्ड हो ही रही हैं तो क्या फंक्शन एनालिटिक होगा? सर मे और मे नॉट भी। बहुत सही बार ऐसा भी केस होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ये जो इक्वेशंस हैं दैट इज कॉची रीमन इक्वेशंस ये होल्ड हो रही होती हैं, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन बावजूद इसके हमारे जो FZ भाई साहब हैं उनकी तो इरादे कुछ और ही चल रहे होते हैं, वो फिर भी हमारा FZ जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है ना। देखें मजे की बात। चलो जी इसको आप लोग क्या करेंगे भैया? छापेंगे। छाप लो, इसको छाप लो और देखो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन कर लें ज़रा। तो अब आप जिद्दी कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कहता है शो दैट, सबसे बेसिक क्वेश्चन, FZ इज गिवन एज XY प्लस आयोटा Y इज नॉट एनालिटिक। हमें यह शो करना है कि भैया ये एनालिटिक है ही नहीं। तो अगर ये एनालिटिक है ही नहीं तो मुझे एक बात बताना भैया, क्या ये फिर हमारी जो कॉची रीमन इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा? आप कहोगे जी कैसी बातें कर रहे हो, तो कॉची रीमन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और बस यही शो करना है कि अगर ये कॉची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है देन इट मीन्स दैट FZ इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। वेरी गुड। तो सर कॉची रीमन इक्वेशन के लिए मुझे 4 डेरिवेटिव की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, UX, UY, VX एंड VY।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सर u क्या गिवन है अपने पास x y एंड v क्या गिवन है अपने पास y। ऐसा ही तो मामला चल रहा है ना। आप देखें सर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो हम निकालते हैं ux मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। जे हुई ना बात। ये देखें y आ गया सर, देन du बाय ठीक है, अब इसको आप लोग क्या बुलाते होगे ना, डाउ यू डाउ वाई इस तरीके से, तो मेरे को नहीं आदत, मेरे को सर पूरा बोलने की आदत है डेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, या डेल यू बाय डेल वाई इस तरीके से आप बोलते होगे, बट सर मेरा चलता है। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज हैप्पी बर्थडे एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। सो अकॉर्डिंग टू कॉची रीमन इक्वेशंस हमारा ux जो है वो vy के इक्वल होना चाहिए। सर आप यहाँ देखें ux कितना चल रहा है, ये रहा चल रहा ux, और vy भैया, ओहो सर ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। आप देखें क्या ux vy के इक्वल है? नहीं है सर जी, ये तो कोई अंधा भी बता ही देगा। तो ux इज नॉट इक्वल्स टू vy, यही गेम खत्म हो गया। अच्छा अगर दूसरा भी देखना चाहें तो क्या uy सर जी माइनस ऑफ vx के इक्वल है? आप कहेंगे जी ये तो बहकी बहकी सी बातें होने लग गई अब, नहीं है ना इक्वल। सो इट मीन्स uy इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। सिंस fz डज नॉट होल्ड CR इक्वेशन, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है CR इक्वेशंस को, hence fz is not analytic, hence fz is not analytic। बात आ गई सर समझ कि हमारा fz जो है वो एनालिटिक काहे नहीं है, क्योंकि वो CR इक्वेशंस को होल्ड करवा नहीं पाया। अच्छा अगर CR इक्वेशंस को होल्ड करवा लेता तो क्या वो एनालिटिक हो ही जाता? सर उस केस में चेक करना पड़ता है, कह नहीं सकते ना, वो केस हो जाता है अपना फिर मे बी एनालिटिक और मे नॉट भी, भैया मे और मे नॉट भी वाला केस हो जाता है। फिलहाल आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने इसका, ये लो जी वेरी गुड। तो क्वेश्चन लिखता हूँ देखो मैं अगला, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करेंगे ही हर बार की तरह जैसे करते हैं हम लोग। तो देखें जी क्वेश्चन क्या कहता है। सर ये जो टॉपिक है ना एनालिटिक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी के अंदर, और आने वाले कॉन्सेप्ट्स में तो सर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कहता है शो दैट द फंक्शन fz which is given by under the root xy is not analytic, ओहो स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई, is not analytic at origin। आप देखें सर आप इसने बात कर दी है 0 0 की, एट ओरिजिन ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। सर समझ रहे हैं आप क्वेश्चन का भाव क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये जो फंक्शन है ये ना एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ओरिजिन पे अगर आप देखोगे तो CR इक्वेशंस क्या कर रही हैं भैया अपनी, होल्ड कर रही हैं क्या, होल्ड। तो आओ ज़रा एक बारी चेक कर ही लेते हैं कि CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं कि नहीं कर रही है, फिर देख लेंगे कि एनालिटिक है या नहीं है। क्योंकि अगर CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं
उस केस में हम बोल नहीं सकते हैं ना कि होगा ही, उस केस में चेक करना पड़ता है सर कि होगा या फिर नहीं होगा, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, सर अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ किससे, अपना दैट एफ जेड इज यू प्लस आयोटा वी। सो आप लोग ये देख पा ही रहे होगे कि सर यहाँ पे u कितना चल रहा है, आप कहेंगे जी u चल रहा है हमारा अंडर द रूट एक्स वाई, एंड व्हाट अबाउट v, v इज हैप्पी बर्थडे। सर देखें इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कोई है ही नहीं तो ज़ीरो हो ही जाना है। अब यहाँ पे आओ सर, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए हमें ux uy और vx vy। सो let's find the partial derivative at origin, partial derivative at origin। तो सबसे पहले देखो हम ओरिजिन पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। तो भैया सबसे पहले क्या निकाले, आप बताओ सर जी। बट आप बताओगे कैसे यार, कमेंट करके बताना, ठीक। मैं तो निकाल देता हूँ। देखो अभी हम निकालते हैं सर ux। तो याद है आपको कैसे निकालते थे, दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड। यहाँ क्या आता था u ऑफ सर जी x प्लस h, और क्योंकि हम लोग जो है वो कहाँ निकाल रहे हैं, आप कहेंगे उस्ताद जी 0 0 पे निकाल रहे हैं। तो देखो इसी तरीके से रहता था मामला अपना, माइनस u ऑफ 0,0 एंड डिवाइडेड बाय h। यही तो लिमिट कैलकुलेट किया करते थे हम लोग किसके अंदर, जब हमारा फंक्शन हो जाता है दो वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे उस्ताद जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, ux इज लिमिट h टेंड्स टू 0। सर u कितना गिवन है अपने को, अंडर रूट एक्स प्लस वाई है। ओहो सर जी सारा मसला ही हो गया। देखें जी y को 0 रखिएगा, 0, और u ऑफ 0 0 इज ऑल्सो 0 डिवाइड बाई h विच इज़ नथिंग बट हैप्पी बर्थडे। इसी तरीके से देखें हम लोग बात करते हैं सर किसकी, u ऑफ y की, नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। चलो जी लिखें, तो u y ये क्या हो जाएगा अपना, देखें आप, लिमिट k टेंड्स टू 0, याद है आपको ऐसे ही करते थे, u 0 कोमा सर जी y प्लस k माइनस u 0,0 डिवाइडेड बाय k, यही तो फॉर्मूला था। तो आप देखें जब इसमें पुट करेंगे सर, बेसिकली यहाँ पे जो y होता है वो भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यहाँ जैसे हम 0 पे निकाल रहे थे तो ये ऐसे लिख लो तो सर ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, टीचर को तुरंत समझ आ जाएगा। तो 0,0 को प्लस के 0 0 k, तो u ऑफ y इज लिमिट k टेंड्स टू 0। सर u के अंदर देखें आप 0 और k रखें, सर 0 और k रखेंगे तो इसका क्या होएगा, हैप्पी बर्थडे। u ऑफ 0 0 अगेन 0 डिवाइड बाई k विच इज़ नथिंग बट 0। अब क्या निकालेंगे भैया, v निकालेंगे। ओए होए सर जी v वाले में है ना मज़ा निकालने में। तो vx क्या होगा, दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप देखें सर ये क्या हो जाएगा, v 0 प्लस h कोमा 0 माइनस v 0 0 डिवाइड, अब h चलने देते हैं यहाँ h। तो आप कहेंगे क्योंकि इसका सर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, अब भैया यही 0 है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या आएगा, कह दो ना 0 आएगा। चलो जी ये भी 0 हो गया। अब इसी तरीके से सर वी वाई भी निकालना है हमें। सो वी वाई इज लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0 0 प्लस k माइनस v 0 0 डिवाइड बाय k। सर अगेन क्योंकि आप देखेंगे मामला जो है वो इमेजिनरी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी कितना आ जाएगा बोलो ना, 0। सो आप देख लो सर चारों ही डेरिवेटिव 0 है, तो क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आप कहेंगे हो ही रही है भैया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस CR equations are satisfied
एट ओरिजिन। यही तो मामला है, तो ओरिजिन पे तो सेटिस्फाई हो ही रही है। अब वो कहता है कि चलो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, बट अब ये दिखाओ कि ये फंक्शन भैया एनालिटिक नहीं है। तो चलें जी, इसका डेरिवेटिव निकालें हम 0 0 पे। सो नाउ फाइंड डेरिवेटिव एट, बुलाओ ना, कहाँ पे, 0,0। चलो जी, तो आप देखें सर, हमारा जो फंक्शन है वो ये है। सर डेरिवेटिव कैसे निकाला करते थे 0,0 पे, याद है आपको? हम क्या लिखते थे, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, वेरी गुड, f ऑफ 0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय z, डेल्टा z नहीं सर जी, बदमाशी हो जाएगी डेल्टा z, ऐसा ही तो मामला है। और मुझे एक बात बताना, हम यहाँ पे जानते हैं that z is x plus iota y, then dz is nothing dx plus iota dy। सर जी जब z 0 को अप्रोच करिया है तो डेल्टा x और डेल्टा y की क्या मजाल कि ये 0 को अप्रोच ना करें, हैं भाई? तो ये आ जाएगा लिमिट, सर इसको ले आए अपन डेल्टा x डेल्टा y में। सो अभी यही चलने दो यहाँ पे, क्योंकि चेंज करेंगे ना अंदर वाले को, मामला तो सेट हो जाएगा। डेल्टा z सर x की जगह क्या पुट करिएगा आप लोग, डेल्टा x, और डेल्टा y की जगह डेल्टा, मतलब y की जगह डेल्टा y। सर 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा z की जगह x प्लस आयोटा डेल्टा y। अब आप जानते ही हैं ये जो लिमिट निकालते हैं ये हम क्या निकालते हैं, किसी पाथ के अलोंग निकालते हैं। तो यहाँ भी देखें जी, पाथ तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं टेक पाथ y इज इक्वल्स टू mx हमेशा। सो डेल्टा y इज m डेल्टा x, यही मामला आएगा उस्ताद जी। आप ये देखें सर, जब इसमें पुट करेंगे, लिमिट ले जाएं हम लोग x पे, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सर ये मामला अंडर द रूट डेल्टा x को तो डेल्टा x चलने दो भैया, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा m डेल्टा x डिवाइड बाय, सर जी डेल्टा x कॉमन ले ले आप, 1 प्लस आयोटा m हो जाएगा ना। अरे यहाँ पुट करोगे ना डेल्टा y को, क्या पुट करोगे, m डेल्टा x। जब ये पुट करोगे तो भैया डेल्टा x कॉमन नहीं आ जाएगा, यहाँ देखें जी डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सर स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर कितना आएगा, हाँ एक बार आ जाएगा ना, अंदर बेचारा m फंस गया, और नीचे क्या आ गया आप देखें, डेल्टा x 1 प्लस आयोटा m, यही आ गया सर मामला। कुछ ले दे के क्या कह रहे हो, रफा दफा हो रहा है मामला सो सर डेल्टा x से डेल्टा x, हैप्पी बर्थडे। आप देखें ये लिमिट आ गया अंडर द रूट डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा m। अब मेरा सवाल ना आप लोगों से ये है कि ये जो लिमिट आई है सर, ये यूनिक लिमिट आई है या ये पाथ पे डिपेंड कर रही है? आप कहेंगे जी ये जो लिमिट आई है भैया ये पाथ पे डिपेंड कर रही है। तो सिंस लिमिट इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ, हेंस f डैश z एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस it is path dependent, it is path dependent, hence f dash z does not exist, very good, at 0,0। और क्योंकि सर एफ जेड आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे कि एफ जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट 0,0। क्योंकि देखें जी आप यहाँ पे उसका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भैया हमारा जो फंक्शन है वो भी एनालिटिक नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग,
क्या कह रहे हो जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो इसके बाद देखें, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना और बिल्डअप हो जाए। नहीं तो आओ मैं लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग उसको भी हर बार की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, अब आप लोग कह ही रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कर ही लेंगे सॉल्व। तो इससे क्या है, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करें तब भी हमारा फंक्शन एनालिटिक हो। सर बिल्कुल संभव है कि सी आर इक्वेशंस तो होल्ड हो रही हो वहाँ पे, बट स्टिल आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो। तो देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ एफ जेड इज 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, फाइंड डी डब्ल्यू मतलब डी एफ बाय डी जेड एंड डिटरमाइन where fz is non-analytic. Determine where fz is not analytic. देखें जी क्वेश्चन क्या कहता है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि भाई आप यहाँ चेक कर दो वहाँ चेक कर दो, वो तो कह रहा है कि अगर हमारा fz ये है 1 प्लस जेड डिवाइड बाय 1 माइनस जेड, तो आप इसके लिए डी एफ बाई डी जेड निकाल दो, और उसके बाद जब आप डी एफ बाई डी जेड निकाल ही दोगे तो उसको देख के बता नहीं दोगे क्या कि कहाँ कहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ नहीं कर रहा है। बस वही तो बात बतानी है। तो आओ क्या कहते हो सर, निकालें इसका डेरिवेटिव। एफ जेड कितना गिवन है अपने को, 1 प्लस जेड डिवाइड बाय 1 माइनस जेड। हम इसका क्या है जनरल डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं किया करते थे, बचपन में लगाए होगे ना भैया फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे यहाँ लगाएंगे। हम निकालेंगे डी एफ बाई डी जेड जनरलाइज डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट, वेरी गुड, डेल्टा टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड। ये तो पढ़े ही होगे आप बचपन में। तो आओ जी इस लिमिट को कैलकुलेट करें। साथियों अब समय आ गया है इस लिमिट को कैलकुलेट करने का। सो सर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड 1 माइनस जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस 1 प्लस जेड, वेरी गुड, 1 माइनस जेड के डिवाइड विच डेल्टा जेड। यही चल रहा है मामला भाई, देखते रहे ना, ये ऐसा है सावधानी हटी और उसी क्षण दुर्घटना भी घटी। आप देखें सर यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्योंकि अब मामला है नहीं ना कुछ और बिना एलसीएम के। तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड, वेरी गुड, 1 माइनस जेड, और ये डेल्टा जेड भी आ जाएगा सर यहीं पे, क्या कहते हो, ये आ जाएगा देखो 1 प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड मल्टीप्लाई में 1 माइनस जेड, वेरी गुड, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड मल्टीप्लाई में 1 माइनस जेड डेल्टा जेड। ऐसा ही तो मामला चल रहा है। सो आओ ब्रैकेट ओपन कर लें और फिर खेला खेलेंगे हम लोग, काटा पीटी मचाएंगे नहीं। तो बहुत बढ़िया सर, देखें ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये 1 प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, और यहाँ पे देखें आप सर ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, सर जी माइनस डेल मतलब जेड डेल्टा जेड माइनस, पहले अंदर का ब्रैकेट खोल लूँ मैं, साइन तो बाद में भी चेंज कर लूँगा, ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे तो साइन की मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड, ये हो जाएगा भैया प्लस में जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस जेड डेल्टा जेड होल डिवाइड में 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड 1 माइनस जेड डेल्टा जेड, यही हो जाएगा। अब देखें सर ये हो जाएगा लिमिट, ब्रैकेट ओपन कर दो, मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0
1 प्लस जेड प्लस, अच्छा पहले यहीं काटा पीटी मचा लेते हैं ना अपने ही घर में, जो जो कुछ कट रहा है। सर जेड से जेड का हैप्पी बर्थडे होना तय है, और तो किसी का हैप्पी बर्थडे हो नहीं रहा है। ऐसे यहाँ भी देखें सर, जेड से जेड का हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस में डेल्टा जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड डेल्टा जेड। यहाँ देखें सर, ये हो जाएगा -1 प्लस डेल्टा जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड डेल्टा जेड के डिवाइड में डेल्टा जेड 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड ते डेल्टा जेड। आप देखें सर अब क्या क्या तबाही मच रही है। तो 1 से 1 का हैप्पी बर्थडे, सर जी जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे, जेड डेल्टा जेड से जेड डेल्टा जेड का हैप्पी बर्थडे। बचा डेल्टा जेड एंड डेल्टा जेड विच इज़ नथिंग बट 2 डेल्टा जेड। सो हमारे पास ये बचा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 2 डेल्टा जेड के डिवाइड में सर डेल्टा जेड 1 माइनस जेड, और ये कितना है जी 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड। ऐसा ही तो मामला है। अभी भी देखें सर कुछ और भी हैप्पी बर्थडे हो रहा है। आप कहेंगे जी ये डेल्टा जेड से डेल्टा जेड भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बच गया हमारे पास क्या, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 2 डिवाइड में 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड। सर जी अब डेल्टा जेड को पुट कर दें 0 तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब df बाई डी जेड इज 2। आप देखें सर सीधा क्वेश्चन रूल लगाते नहीं तो मामला यही आता है, लेकिन सर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, वहाँ क्या 2 लाइन में क्वेश्चन रूल से इसको टपका दोगे? नहीं करना है सर, पाप लगेगा। आप अब मेरे को ये देख के बता सकते हो कि आपका ये डेरिवेटिव सर किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप देखें जब z का वैल्यू सर 1 हो जाए तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? इसका नीचे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना z 1 होते ही, और सर जी z 1 होते ही इसका हैप्पी बर्थडे होगा तो df बाई डी जेड क्या पहुंच जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो हम लिखेंगे fz इज नॉट एनालिटिक। क्यों नहीं है सर एनालिटिक इसके ऊपर? क्योंकि ये z इज इक्वल्स टू 1 पे देखें जी इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, आपके सामने ही तो है। fz इज नॉट एनालिटिक सिंस एट z इज इक्वल्स टू 1। क्यों? सिंस f डैश z एट z इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट डिफाइंड। सो भैया नॉट डिफाइंड है तो फिर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो डेरिवेबल है ही नहीं। तो यही तो मामला है, जहाँ डेरिवेबल नहीं है सर वहीं तो वो एनालिटिक नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? समझ जाते हो आप बहुत जल्दी भावनाओं को जो है। इसका आप स्क्रीन पे शॉट दोनों ले लें, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए अलॉन्ग विद द थियोरेटिकल पोर्शन। सो इतना सफिशिएंट है सर। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी ऐसा मानना है कि हो जाएंगे सर, फंसोगे नहीं। तो देखें जी एक बारी फिर से आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर सर कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो एक बारी फिर से शुक्रिया आप लोगों का। देखें जी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। आपसे सर जी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।